भारत के नए लेबर कोड लागू हो गए हैं और आज से भारत के हर कर्मचारी पर, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, गिग वर्कर हो, डिलीवरी पार्टनर हो या फिर स्टार्टअप एम्प्लॉय हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, नए लेबर लॉ लागू हो चुके हैं सभी पर। आपकी सैलरी, पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस, वर्किंग आवर्स, राइट्स, पेनल्टीज सब कुछ कानूनी तौर पर आज से बदल गया है। 21 नवंबर 2025 से बदल गया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है इन नए 4 लेबर लॉज के अंदर कि लाखों लोगों की जो टेक होम सैलरी है वो कम होने वाली है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे उसके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आजादी के बाद सबसे बड़े लेबर लॉ रिफॉर्म में। 4 नए लेबर कोड आज से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है आज, और आने वाले कुछ मिनटों के अंदर हम बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझने वाले हैं कि आज से कौन कौन से कानूनी बदलाव लागू हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा आपकी सैलरी स्लिप पर और पीएफ पर, ग्रेचुटी पर, बोनस कैसे बदलने जा रहे हैं, गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के क्या नए अधिकार हैं इन नए कानूनों के तहत, और हायरिंग और फायरिंग को लेकर क्या नियम है, स्ट्राइक रूल्स को लेकर क्या नियम है, और सेफ्टी लॉज के अंदर भी बड़ी बदलावट हुई है, और कैसे 29 पुराने कानून हटाकर सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिए गए हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ साझा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और ये हमारी बार कोड से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल ऐप के द्वारा। तो चलिए बात स्टार्ट कर रहे हैं हम 4 नए लेबर कोड्स के बारे में। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। भारत में जो अब ये 4 नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं आज से, इनका नाम है, पहला है कोड ऑन वेजेस 2019 का, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, और तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये जो चारों कोड हैं इनको पार्लियामेंट ने 2020 के अंदर पारित कर दिया था। ये चारों कोड मिलकर 29 पुराने लेबर लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं, और जो जिन कानूनों को बदल रहे हैं उनके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट को इसने बदल दिया है, बोनस एक्ट को इन्होंने बदल दिया है, ग्रेचुटी एक्ट को इन्होंने बदल दिया है, आपकी ईपीएफ एक्ट को इन्होंने बदल दिया है, आपकी ईएसआई एक्ट को इन्होंने बदल दिया है, फैक्ट्रीज एक्ट को बदल दिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को बदल दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जैसे बड़े कानूनों को इन नए 4 कोर्ट्स ने बदल दिया है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि ये पुराने जो कानून थे इनको हटाया गया, क्यों 29 कानून हटाए गए? क्योंकि भारत की जो लेबर सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है और आउटडेटेड हो चुका था। जो पूरा लीगल रेजिम था उसको बदलने की जरूरत थी। इन 4 कोड्स के अंदर, जो ये लेबर कोड है, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? अब एक यूनिफॉर्म लॉ होगा सभी के लिए और सिंपल कंप्लायंस होगा। तीसरा, डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी इसके अंदर बात की गई है, और वर्कर को मजबूत सुरक्षा मिलेगी, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स को भी आसान प्रोसेस उनका होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, यानी कि इन नए कानूनों के अंदर जो आपकी वेजेस की परिभाषा है वो नई दी गई है, वेज की परिभाषा नहीं दी गई है। यह सबसे बड़ा लीगल गेम चेंजर है। अब वेज कोड जो है आपका, वो कहता है, वेज चारों कोडों में से एक कोड कौन सा है? आपका वेज कोड है। तो जो वेज कोड है वो कहता है कि बेसिक सैलरी क्या होगी? बेसिक सैलरी बराबर होगी कम से कम 50% ऑफ टोटल सीटीसी, कि आपका जितना भी कॉस्ट टू कंपनी है, सीटीसी है, उसका मिनिमम 50% आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। यही वेजेस की नई परिभाषा है। और इससे क्या प्रभावित होंगे? जब आपकी जो बेसिक सैलरी है बढ़ेगी तो उससे क्या चेंज होगा? क्या
इम्पैक्ट डलेगा दूसरी चीजों पर, आपके पीएफ पर इम्पैक्ट डलेगा, आपका ग्रेचुटी अमाउंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके बोनस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवर टाइम अलाउंस पर बढ़ेगा, कंपेंसेशन पर बढ़ेगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स पर बढ़ेगा, लीव एनकैशमेंट पर बढ़ेगा और ईएसआई जैसे प्रावधानों पर इसका इंपैक्ट होने वाला है जब आपकी बेसिक सैलरी 50% हो जाएगी सीटीसी का। पहले कंपनियां क्या होता था कि बेसिक को कम रखती थी ताकि जो है पीएफ कम लगे, लेकिन इन नए लेबर कोड के अंदर जो वेज की परिभाषा और ये सारी चीजें लाई गई हैं 4 लेबर कोड्स के अंदर, ये बोला गया है कि जो आपकी बेसिक पे होगी वो आपके सीटीसी का मिनिमम 50% होगी। तो अब कंपनियां पीएफ कम नहीं रख सकती हैं, तो क्योंकि आपका जो पीएफ है वो आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होता है। अब ये जो लूप होल है ये बंद हो गया है। अब इसका असर कर्मचारियों पर क्या पड़ने वाला है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इस बेसिक सैलरी जो आपकी 50% मिनिमम हो जाएगी सीटीसी का, इससे इंपैक्ट एम्प्लॉइज के ऊपर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, जब बेसिक ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पीएफ जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का वो भी बढ़ेगा, तो जो टेक होम सैलरी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और पीएफ थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा और ग्रेचुटी भी ज्यादा कंट्रीब्यूट होगी, और जब रिटायर होगे तो ग्रेचुटी मिलेगी भी ज्यादा और रिटायरमेंट प्रोटेक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि वर्किंग आवर्स के बारे में क्या है इन नए लेबर कोड्स के बारे में। आपको पीछे वीडियो में भी दिखाई दिया होगा 4 डे वर्क वीक, बीच में फ्लैश हो रहा होगा। हाँ, ये पॉसिबल हो गया है इन नए लेबर कोड्स की वजह से। अब नया नियम ये आ रहा है कि 48 घंटे हर वीक में, हर हफ्ते में 48 घंटे काम करना है का लिमिट है। चाहे तो आप 12 घंटे रोज काम कर सकते हैं ताकि और 4 दिन में आपका पूरा सप्ताह खत्म हो जाए। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप 4 दिन रोज 12 घंटे काम करिए और आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी लीजिए, यानी कि बाकी 3 दिन ऑफ हो सकता है। 48 घंटे से ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको डबल ओवर टाइम मिलेगा। मतलब क्या है कि इन नए कानूनों के अंदर 4 डेज वीक पॉसिबल हो पाया है, और अगर आप 48 घंटे से ज्यादा करेंगे तो जो आपको पहले ओवर टाइम का जो अलाउंस मिलता था वो अब आपको डबल ओवर टाइम मिलेगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग की भी सुविधा है इन नए कानूनों के अंदर। फ्लेक्सिबल वर्किंग की जो सुविधा है वो स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर को हेल्प करने वाली है, वो आईटी सेक्टर को हेल्प करेगी, फैक्ट्रीज को हेल्प करेगी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हेल्प करने वाली है, स्टार्टअप को हेल्प करने वाली है और गिग प्लेटफॉर्म, सभी को ये सुविधा मिलने वाली है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स की। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी के रेफरेंस में इन नए कानूनों के अंदर क्या है। सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल वर्कर्स यहां पर इन नए लेबर कोड्स के अंदर जोड़ दी गई है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, इन चारों कोडों में से एक कोड है, मैंने आपको बताया है, वो पहली बार इन सबको कानून में मान्यता देता है। किन सबको कानून में मान्यता देता है? गिग वर्कर को पहली बार कानून के अंदर मान्यता देता है। अब ये गिग वर्कर कौन से होते हैं? आप खाना मंगाते हैं ऑनलाइन डिलीवरी से, ठीक है, तो जो आपका खाना डिलीवर करने आता है ये गिग वर्कर की कैटेगरी के अंदर आता है। इनको कानून में पहली बार मान्यता दी गई है, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मतलब देखिएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी कानून का साथ मिल रहा है इन नए लेबर कोड्स के साथ, और फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट मिलेगा। और इन सभी को, जो पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर था उनमें जिनको मिलते थे उनको तो मिलेंगे, मगर जिनके मैंने आपको अभी नाम बताए, जिनको पहली बार कानूनन सोशल सिक्योरिटी के लिए लेबर लॉज के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, चाहे वो गिग वर्कर हो, प्लेटफॉर्म वर्कर हो, डिलीवरी पार्टनर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर हो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो या फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हो, इन सभी को अब क्या मिलने वाला है? इनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलेगी, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, मैटरनिटी सपोर्ट मिलेगा, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिलेगी और उसके साथ साथ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का भी बेनिफिट इन्हें मिलेगा, ताकि इनकी जो कानूनी सुरक्षा है वो सही से लागू हो सके। अब बात करते हैं पीएफ और ग्रेचुटी को लेकर क्या नए नियम इन 4 नए लेबर कोड्स के अंदर आए हैं, उनको समझते हैं। पीएफ में क्या बदलाव हुआ है?
पीएफ में जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि बेसिक बढ़ने से पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका बढ़ेगा और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ने वाला है। जब आपका जो शेयर है वो बढ़ेगा और उतना ही शेयर आपको पता है कि एम्प्लॉयर को भी देना होता है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। रिटायरमेंट जो सुरक्षा है वो बेहद मजबूत हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट के समय पर आपको जो पीएफ का अमाउंट मिलता है, ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है, ऑब्वियसली वो भी बढ़कर मिलने वाला है। जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो फायदा भी बाद में ज्यादा होगा। और ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग क्या नियम है कि पहले 5 साल कॉन्टिन्यूअस सर्विस करने पर ही आपको ग्रेच्युटी मिलती थी। 5 साल कॉन्टिन्यूअस सर्विस करने जरूरी था पुराने लॉ के अंदर, लेकिन अब क्या है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को भी ग्रेच्युटी का फायदा मिलने वाला है। गिग वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी एलिजिबल होंगे ग्रेच्युटी के लिए। यह बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में। तो मतलब जो 5 साल वाली समय सीमा थी कि ग्रेच्युटी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब 5 साल आपने कॉन्टिन्यूअस काम कर लिया, अब वो चीज लागू नहीं होगी। मतलब ये एम्प्लॉइज के बेनिफिट में बहुत बढ़िया प्रावधान है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है वो क्या बात करता है स्पेसिफिकली, आज हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कुछ नए बदलाव जो आए हैं वो स्ट्राइक और हायरिंग और फायरिंग के नियम के रिगार्डिंग है। स्ट्राइक के लिए जो कानून के तहत वो नई शर्तें आई हैं, अब वर्कर को 14 दिन पहले संस्थान को नोटिस देना होगा कि हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। 14 दिन पहले एडवांस नोटिस देना होगा स्ट्राइक करने से पहले। दूसरा, कॉन्सिलेशन अगर चल रहा होगा तो स्ट्राइक नहीं होगी। मतलब जब बातचीत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट और लेबरर्स के बीच में, उस दौरान कोई भी स्ट्राइक नहीं हो सकती। और तीसरा, ट्राइब्यूनल कोर्ट में केस हो तो स्ट्राइक तब भी नहीं होगी। मामला अगर ट्राइब्यूनल के सामने हो, लेबर ट्राइब्यूनल के सामने हो, तब भी उस दौरान भी स्ट्राइक नहीं हो सकती। ले ऑफ को लेकर, रिट्रेंचमेंट को लेकर भी नियमों में थोड़ा सा बदलाव आया है। वो क्या है कि पहले 100 वर्कर से ऊपर परमिशन चाहिए थी, लेकिन अब ये जो थ्रेशहोल्ड है इसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। मतलब कि पहले क्या था कि अगर किसी संस्थान के अंदर 100 से ज्यादा वर्कर हैं तो अगर उन्हें अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना है या रिट्रेंच करना है, उनकी छटनी करनी है, 100 से ज्यादा होने पर उन्हें सूचित करना होता था सरकार को। लेकिन अब जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। अब यहां पर क्या है, इससे कंपनियों को फायदा होगा। 300 की लिमिट है, मतलब 300 से अगर कम लेबर है तो वहां पर छटनी और ले ऑफ आसान होगा। यहां से लेबर के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज है। ठीक है, कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इस प्रावधान की वजह से, और वर्कर्स को क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड कंपनसेशन मिलेगा। जैसे 300 से ज्यादा अगर एम्प्लॉई हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। तब उस स्थिति के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, जितना कंपनसेशन दिया जाएगा वो सभी को देना पड़ेगा। अब जो नया ट्राइब्यूनल सिस्टम भी इन नए लेबर कोड्स के अंदर आया, इंडस्ट्रियल कोड के अंदर आया है, वो ये है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अब तेज होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी और एकीकृत अथॉरिटी होगी। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताइए कि आपको इस सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आया हो ना तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। सभी के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अराताई, फेसबुक सब जगह शेयर जरूर करिएगा। जितने भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हैं हर एम्प्लॉय के साथ शेयर होना चाहिए ये। अगर आपको 1% भी पसंद आया है और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। सवाल ये है कि क्या आपने कभी चेक किया है कि आपकी सैलरी स्लिप में आपका बेसिक पे 50% रूल के हिसाब से है या नहीं? आपने कभी चेक किया था आज तक कि आपका जो सीटीसी है उसका 50% से कम है, 50% है या नहीं है? नहीं किया तो एक बार करके बताइएगा, और आपने चेक किया हो तो यह भी बताइएगा कि आपका कितना है। हो सकता है कि आपकी कंपनी ने अभी तक इन नए नियमों को लागू ना ही किया हो। अब बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। पूरा कानून चेंज हो गया है, उसको समझते हैं। सैलरी स्लिप का जो कानून है उसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पुरानी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती थी कि जो बेसिक होता था वो 30% होता था और जो अलावेंसेस होते थे वो 70% होते थे। नई जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि बेसिक कितना होगा, मिनिमम 50% आपके सीटीसी का। मतलब पीएफ बढ़ेगा, ग्रेच्युटी बढ़ेगी, बोनस कैलकुलेशन बेहतर होगा
ओवर टाइम बढ़ेगा और टर्मिनेशन कंपेंसेशन भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो कंपनी को ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और टेक होम सैलरी हालांकि थोड़ी सी कम होगी, जो आपके खाते में फाइनली आएगी हर महीने वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके फायदे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए। हमने एम्प्लॉयज के लिए तो सारे बदलाव लगभग मोटे मोटे देख लिए। सेशन, ये कानून बहुत बड़े हैं और एक सेशन के अंदर सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो लीगल एनालिसिस है वो हम लाते रहें डिटेल में। अब हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स के लिए क्या बड़े बदलाव हैं इन नए चाइल्ड लेबर लॉज के अंदर। पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि अब कंपनीज को क्या करना होगा। कंपनीज को अब करना होगा अपॉइंटमेंट लेटर्स को रिवाइज करना होगा नए पे स्केल के हिसाब से। दूसरा, सैलरी स्ट्रक्चर को भी अपडेट करना पड़ेगा। और तीसरा, डिजिटल रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। और चौथा, पीएफ और ईएसआई कंप्लायंस बढ़ाना होगा। और पांचवा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और छठा, गिग वर्कर्स का रजिस्टर बनाना पड़ेगा। और सातवां, ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नियम न मानने पर भारी पेनल्टीज हैं एम्प्लॉयर्स के लिए भी, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। अब बात करते हैं वर्कर्स को इन नए कानून से क्या फायदे होने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। वर्कर्स को अब इन नए 4 लेबर कोड से क्या फायदे होंगे? ज्यादा पीएफ मिलेगा, ज्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी, मिनिमम वेज प्रोटेक्शन होगा, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन मिलेगी, गिग वर्कर्स के नए अधिकार आ रहे हैं, फास्ट डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा, अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका जल्दी निपटान होगा, 4 डे सप्ताह में काम का पॉसिबिलिटी आ गई है इन नए कानूनों की वजह से, और ट्रांसपेरेंट सैलरी स्ट्रक्चर होने वाली है। अब इन नए कानूनों का एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं कि इनके स्ट्रेंथ क्या हैं और यहां पर क्या कंसर्न है, उनको भी समझना जरूरी है। अगर इन 4 नए कानूनों की बात करें तो इसके बहुत से सकारात्मक पक्ष हैं। पहले सकारात्मक पक्षों को देखते हैं कि ये सबसे पहली बात, 29 कानून थे जो बिखरे हुए पड़े थे, उनको कंसोलिडेट करके आज के 2025 के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ 4 कोड में कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करता है। अब लॉयर्स के लिए भी चीजें आसान होने वाली है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी आसान होने वाली है। मुझे पता है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग लॉ, तो जब लेबर लॉ का पेपर आता था 10-15 सब्जेक्ट एक ही सिलेबस में हमें पढ़ने पड़ते थे। हाँ, 29 का तो पूरा हमें नहीं पढ़ाते थे, किसी भी लॉ स्कूल में नहीं पढ़ाते सारे, मगर 10-15 तो इजीली पढ़ने होते थे, छोटे छोटे, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, ये एक्ट, फलाना एक्ट। तो अब लॉयर्स के लिए भी, लॉ स्टूडेंट के लिए भी चीजें आसान होनी होगी। सिर्फ 4 कोड हैं वो पढ़ने, हालांकि बड़े हैं मगर 4 में कंसोलिडेट हैं, ये थोड़ा सा इजी है। दूसरा, यूनिफॉर्म्स रूल्स आ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी बढ़ रही है, गिग इकोनॉमी को मान्यता मिल रही है, लीगल मान्यता मिल रही है गिग इकोनॉमी को, और हायरिंग प्रोसेस है वो सिंपल होने वाला है, और वर्कर्स की सुरक्षा मजबूत होने वाली है। हालांकि इन नए कानूनों की वजह से कुछ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। चिंताएं कैसी हैं? जैसे जो टेक होम सैलरी है वो कम होने वाली है, और एम्प्लॉयर्स पर कंप्लायंस का दबाव थोड़ा ज्यादा होगा, और कुछ सेक्टर्स में फायरिंग आसान हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? जहां पर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड 100 से बढ़ाकर 300 किया गया, उन सेक्टर्स के अंदर जो फायरिंग है, ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वर्किंग डे जो है वो 8 घंटे से बढ़ाकर अब 12 घंटे तक लंबा हो सकता है एक दिन के अंदर, अगर 4 दिन वर्क डे वाला मेथड अपनाया जा रहा है तो। स्टेट्स रूल के अंदर डिफरेंस होंगे, तो मतलब राज्य दर इनमें बदलाव हो सकते हैं। अलग राज्य अपने रूल बना सकता है, कोई दूसरा राज्य अपने रूल बना सकता है, लेकिन कुल मिलाकर हम यहां पर अगर देखें तो जो ये कोड हैं भारत को मॉडर्न लेबर इकोनॉमी की तरफ लेके जाते हैं। अब बात करते हैं, जो हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया उसका एक बार सारांश समझ लेते हैं साधारण शब्दों में। आज से क्या बदलने वाला है, 21 नवंबर 2025 से क्या बदलने वाला नहीं, बदल गया है। सैलरी स्ट्रक्चर बदल गई है, पीएफ बढ़ गया है, ग्रेच्युटी बढ़ गई है, गिग वर्कर्स को अधिकार मिल गए हैं, वर्किंग आवर्स रीडिफाइन हो गए हैं, 29 पुराने कानून हट गए हैं, और लेबर कंप्लायंस जो है वो मॉडर्न हो गया है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, और हायरिंग फायरिंग रूल्स भी बदल गए हैं।
ये भारत के लेबर सिस्टम में हिस्टोरिक बदलाव है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जो ये 4 लेबर कोड्स हैं, सिर्फ ये नए कानून नहीं है, ये भारत के नए लेबर लॉ एरा की भी शुरुआत है। काम करने का तरीका भी बदल रहा है, उद्योगों का नेचर भी बदल रहा है, तो इसलिए कानून भी बदल रहा है। आने वाला समय तय करेगा कि भारत कितना स्मूथली इस नए सिस्टम में ट्रांजिशन होता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। आपको